वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिकी संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान की विशेषता पर चर्चा करेंगे। पिछले कई क्लासों में हमने ब्रिटेन के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आज अमेरिका के संविधान की विशेषता से शुरुआत करते हैं। अन्य देश के संविधान की तरह अमेरिका के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके जानने का प्रयास करें। प्रथम विशेषता के रूप में अमेरिका के संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है, निर्मित संविधान का उदाहरण है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान का उदाहरण है। अमेरिका का संविधान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा के साथ ही लिखना शुरू हो गया और सितंबर 1788 में राज्यों के द्वारा अनुमोदित होकर 1789 में लागू कर दिया। ये लिखित संविधान का उदाहरण है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और 40 प्रावधान। ये दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, इसे 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। इससे छोटा संविधान संसार में और कहीं नहीं पाया जा सकता। इसलिए अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और दुनिया का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। दूसरी विशेषता, ये लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान, पहला संविधान था जो घोषित रूप में लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान का मतलब संविधान को लोगों ने बनाया है। प्रेम्बल के पहली लाइन में घोषणा की जाती है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं और इस संविधान के माध्यम से सरकार के रचना करते हैं, सरकार के विभिन्न संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करते हैं और इसीलिए संविधान और संविधान के द्वारा निर्मित जितने भी राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो सभी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। सभी नागरिकों से ही अधिकार ग्रहण करती है और सभी अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो यह लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान है। तीसरा विशेषता के रूप में एक दुनिया का अत्यंत जटिल संविधान के उदाहरण में से एक है और इसकी जटिलता, जैसे कि हम जानते हैं कि लचीलेपन और जटिलता का आधार मुख्य रूप से संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधानों पर आधारित है। जिस देश की संवैधानिक व्यवस्था में संविधान के संशोधन की जितनी जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है वो संविधान उतना ही जटिल माना जाता है। तो अमेरिका का संविधान एक अत्यंत जटिल संविधान का उदाहरण है क्योंकि यहाँ 2 स्टेप में संशोधन किए जाते हैं। पहला स्टेप में 2 तरीके हैं, या तो दोनों सदनों, केंद्र की कांग्रेस की दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, दोनों के संयुक्त बैठक में 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव रखा जाए या 2/3 राज्यों के द्वारा बुलाए गए कन्वेंशंस में 2/3 बहुमत से इसका प्रस्ताव रखा जाए। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात 3/4 तो 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के द्वारा इसका अनुमोदन हो। इसकी जटिलता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि 225 साल बीत जाने के बाद भी इस संविधान में मात्र 27 संशोधन ही संभव हो सके और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम 10 संशोधन संविधान के लागू होने के तुरंत 2 वर्ष पश्चात ही जो है वो किए गए थे। इस दृष्टिकोण से देखें तो 1791 से लेकर के आज तक मात्र 17 संवैधानिक संशोधन ही
जिसमें संभव हो सके। तो ये दुनिया का सबसे जटिलतम संविधान में से एक है। चौथा, ये द्विसदनात्मक विधायिका वाली व्यवस्था है। संसद के द्वारा जो विधायिका प्रपोज की, संविधान के द्वारा जो विधायिका प्रपोज की गई है, प्रस्तावित है, वो उसका नाम कांग्रेस है और कांग्रेस के दो सदन हैं। एक निम्न सदन प्रथम सदन, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा कहते हैं। दूसरा उच्च सदन, द्वितीय सदन, जिसका नाम सीनेट है। इन दोनों से मिल करके कांग्रेस का निर्माण होता है और ये दोनों ही सदन मिल करके विधायी शक्तियों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। पांचवी विशेषता जो है वो अत्यंत यूनिक है, महत्वपूर्ण है, बाद में इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वह है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निरूपण किया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने सैद्धांतिक रूप से, एक फ्रेंच फिलोसोफर है, उन्होंने रखा था। और विडंबना इस बात की है कि उन्होंने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात इस सिद्धांत को दिया था और इस सिद्धांत को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने अपनाया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब ये तीनों अंग एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं, तो हम कहते हैं कि तीनों के बीच शक्ति का पृथक्करण है। संविधान के द्वारा दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, उस कानून को लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को है, और उस कानून के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस पर निर्णय देने का अधिकार न्यायपालिका को। इस तरह से सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त रखा गया, जो संसदीय व्यवस्था के बिल्कुल विलग है। संसदीय व्यवस्था में जहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संबंध है, तो पृथक्करण का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति विधायिका का सदस्य है वह कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, न्यायपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। जो कार्यपालिका का सदस्य है वह विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, न्यायपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, और जो न्यायपालिका का सदस्य है वो विधायिका और कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अपने अस्तित्व के लिए उनके कार्यकाल अलग अलग हैं, उनका जो है गठन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूती से जो है वो अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। ठीक उसके बाद छठा जो विशेषता है उसे हम नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। यह दरअसल शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। यदि हम सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दें और कोई संबंध ना रखें, तो फिर सरकार की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी यदि तीनों तीन दिशा में चलने लगेंगे। इसलिए तीनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाए और इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करते हुए एक ऐसा संतुलन का निर्माण किया जाए कि इन तीनों में से कोई इतना शक्तिशाली नहीं बन जाए जो नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए, बल्कि इन तीनों की शक्तियाँ एक दूसरे के साथ संतुलित रहें, इसकी व्यवस्था की गई है। और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? व्यवस्थापिका को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकार के माध्यम से वो कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे कार्यपालिका मुख्य रूप से राष्ट्रपति के नियुक्ति के अधिकार और समझौते का, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अधिकार पर विधायिका का अंकुश है। विधायक के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। उसी तरह राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो व्यवस्था है वह जो है वहाँ की विधायिका को दी गई है। उसी तरह कार्यपालिका को जो पैसे की आवश्यकता होती है उस पैसे पर, वित्त पर जो है वो विधायिका का नियंत्रण दिया गया है। तो इस प्रकार से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। ठीक उसी तरह न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन भी
जो है वह विधायिका के द्वारा किया जाना आवश्यक है, और इस तरह से वह विधायिका के द्वारा न्यायपालिका भी नियंत्रित है। ठीक उसी तरह कार्यपालिका को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जो विधायिका को नियंत्रित करती हैं, न्यायपालिका को नियंत्रित करती हैं, और उसी तरह न्यायपालिका के पास जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके माध्यम से वह दोनों पर नियंत्रण रखती है। दोनों के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा पारित किए गए आदेश या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान सम्मत नहीं है तो उसे संविधान विरोधी घोषित कर निरस्त करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। तो इस तरह से नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में पिरो दिया गया और एक यूनिक अद्भुत जो है व्यवस्था का निर्माण किया गया। अगली विशेषता के रूप में ब्रिटेन के संविधान में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं संसार में जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर बनती है। एक है संसदीय शासन व्यवस्था और एक है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं ब्रिटेन में, जहां कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से बिल्कुल गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। लेकिन उसकी ठीक विपरीत अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बिल्कुल संबंध विच्छेद है, एक दूसरे के से बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका का क्षेत्र अलग है, विधायिका का क्षेत्र अलग है। कार्यपालिका अपनी शक्तियाँ जो है वो जनता से ग्रहण करती हैं, विधायिका के दोनों सदन में अपनी शक्तियाँ जनता से ग्रहण करती हैं। इन तीनों का कार्यकाल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जहाँ कार्यपालिका 4 साल के लिए चुनी जाती है, निम्न सदन के सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उच्च सदन के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सभी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कार्यपालिका ना तो विधायिका में हस्तक्षेप करती है और ना विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करती है। तो इस तरह से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है वो स्वतंत्रता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। अगली विशेषता है कि अमेरिका का संविधान एक संघात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है। संघात्मक शासन व्यवस्था जहां शक्तियां 2 स्तर पर संविधान के द्वारा विभाजित होती हैं। अमेरिका में वो शक्तियां जो केंद्र को दी गई हैं उसका संविधान में उल्लेख कर दिया गया है और बाकी बची हुई शक्तियां जो है वो राज्य को दी गई है। और ये दोनों ही सरकार को जो शक्तियाँ दी गई है वो संविधान के द्वारा दी गई है, और दोनों ही शासन की इकाइयाँ अपने अपने विषय जो उन्हें आवंटित किया गया है उनके क्रियान्वयन में उन पर अपने अधिकार का प्रयोग करने में एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ होती है, जहाँ शक्तियों का विभाजन 2 स्तर पर कर दिया जाता है, उसे हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अगली विशेषता, अमेरिका के शासन व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वाधिक महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ संविधान लिखित है, संविधान निर्मित है और संविधान सर्वोपरि भी है, लोक संप्रभुता पर आधारित। इसलिए संविधान के पवित्रता की रक्षा अति आवश्यक है, और इस पवित्रता की रक्षा का दायित्व स्पष्ट रूप में तो संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन समय के साथ और संविधान निर्माताओं की मंशा को पढ़ते हुए ये अधिकार न्यायपालिका ने अपने ऊपर ले लिया है, और पिछले 200 वर्षों से न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती आ रही है और संविधान की व्याख्या करती आ रही है, समीचीन व्याख्या करती आ रही है, समय के साथ बदली हुई व्याख्या करती आ रही है। और यही वजह है कि 200 वर्ष, 225 वर्ष पूर्व निर्मित संविधान के द्वारा अमेरिका आज भी जो है संचालित है। एक कृषि प्रधान व्यवस्था से एक सर्वाधिक आर्थिक रूप से विकसित शक्तिशाली राष्ट्र बनने पर भी संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आवश्यकता न पड़ने के पीछे जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है एक महत्वपूर्ण फीचर है। मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है कि किसी भी स्तर पर यदि संविधान द्वारा प्रदत्त या कोई संस्था कानून बनाती है या कोई आदेश पारित करती है, यदि वह संविधान के प्रावधानों
के विपरीत है तो उनके संवैधानिकता की जांच करके यदि उसे संविधान के विपरीत पाया जाता है उसे रद्द घोषित करने का काम करती है। अगली जो विशेषता है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान में विभाजन है कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वंशानुगत है और इसीलिए वो गणतंत्र व्यवस्था नहीं है और वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जबकि प्रजातंत्र में शक्तियाँ जो है जनप्रतिनिधियों के पास हैं, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका में ऐसी कोई डिवीज़न नहीं है, दोनों ही शक्तियाँ, नाम मात्र की शक्तियाँ या सिंबॉलिक शक्तियाँ, प्रतीकात्मक शक्तियाँ के साथ साथ वास्तविक शक्तियाँ दोनों ही एक ही व्यक्ति में निहित हैं और वह राष्ट्रपति जो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और इसीलिए ये एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है जहाँ का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जो है जनता का प्रतिनिधि है। अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता है कि वहाँ नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकारों की व्यवस्था का मतलब है ओरिजिनल संविधान में तो नागरिकों के अधिकारों की घोषणा छूट गई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ के लोगों को यह महसूस हुआ कि एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संविधान से रह गया है, तुरंत उन्होंने एक ही साथ 10 संशोधन करके नागरिक के अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के रूप में जो है संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। कहने का मतलब वहाँ संविधान के द्वारा लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित है, वो कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नागरिकों से छीने नहीं जा सकते। एक और जो है विशेषता है वहाँ पर दोहरे नागरिकता की व्यवस्था, दोहरे संविधान की व्यवस्था है। राज्य की नागरिकता होती है और राज्य के आधार पर ही जो है संघ की नागरिकता होती है। राज्य के लिए अलग संविधान है और संघ के लिए एक अलग संविधान है। केवल इतनी आवश्यकता है कि राज्य के संविधान भी संघ के संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनको हमने संक्षेप में देखा। इन्हीं में से कुछ विशेषताओं की विस्तार से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।